Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Students, in our last class, we started a new chapter, that is income from business. And in our last class, we studied what is business, what is income from business. We learned some basic concepts like capital expenditure, revenue expenditure. We studied notional income, we studied real income, etc. Then we studied what are different receipts that when received by a company that is no more working, how these are taxed. Today, we are going to learn some more concepts relating to admissible deductions. In our last class, we studied the admissible deductions relating to the bad debts. Today, we would learn some more admissible deductions, and then we would learn inadmissible deductions. So let's move on. Can you see the screen? आपको ये अपनी स्क्रीन के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नजर आ रहा है? जी सर। ये फाइनेंशियल्स मैंने नेट से उठाए हैं एग्रो फूड्स के, ठीक है। तो अगर आप इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस आपने चूंकि ऑलरेडी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, तो उसके अंदर क्या है, सेल्स की अमाउंट है 248 बिलियन रुपीस की, 248 बिलियन की। उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल -4 है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, तो नेट रिजल्ट आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस माइनस हो रही है, अदर इनकम्स एड अप हो रही है, तो नेट रिजल्ट आ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से फाइनेंस कॉस्ट माइनस हो रही है और शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट्स एड अप हो रही है, तो अल्टीमेटली यू अराइव एट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। ठीक है जी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, उसमें से फिर टैक्स की अमाउंट माइनस हो जाती है और अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन आ जाता है। तो इसका मतलब है कि आपको एज एन एक्सपेंडिचर क्या क्या चीजें अलाउड होती है, कॉस्ट ऑफ सेल माइनस हो जाता है आपके रेवेन्यू में से। सिमिलरली आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एक्सपेंसेस भी माइनस हो जाती है आपके एक्सपेंडिचर में से। आप देखें ये नेगेटिव की साइन आ रही है, अदर एक्सपेंसेस माइनस हो रही है, फाइनेंस कॉस्ट माइनस हो रही है। इसका मतलब है आपके जो डिडक्शंस है, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में से जो डिडक्शंस है वो कॉस्ट ऑफ सेल है, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, अदर एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, ये सारे के सारे आपके एक्सपेंडिचर्स हैं। ठीक है, ये माइनस हो रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। टैक्स लॉ क्या कहता है आपके एक्सपेंसेस के बारे में? ये तो था आपका प्रॉफिट एंड लॉस। टैक्स लॉ क्या कहता है? टैक्स लॉ आपको ये स्क्रीन पे सेक्शन 20 नजर आ रहा है? जी सर आ रहा है जी। इट सेज डिडक्शंस इन कंप्यूटिंग इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस, कि जब आप इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करते हैं तो आपको कौन कौन सी डिडक्शंस अलाउड है। तो डेफिनेटली ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अलाउड है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एक्सपेंसेस अलाउड है, फाइनेंस कॉस्ट अलाउड है, अदर एक्सपेंसेस अलाउड है। लेकिन ये तो आपका जनरल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। अब टैक्स का कॉन्सेप्ट क्या है? टैक्स लॉ किन एक्सपेंडिचर्स को अलाउ करता है वो हमने वो पढ़ना है। तो वो कहते हैं सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ अ पर्सन चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर अ टैक्स ईयर, अ डिडक्शन शैल बी अलाउड। अब वो जो आपने अपनी अकाउंटिंग में पढ़े, अब उनको कॉन्सेप्ट्स को साइड पे कर दी। टैक्स लॉ किन एक्सपेंडिचर्स को अलाउ करता है, टैक्स लॉ किस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को अलाउ करेगा, टैक्स लॉ किस एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को अलाउ करेगा। वो कहता है अ डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द पर्सन इन द ईयर होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पसेस ऑफ बिजनेस। तो इसमें की वर्ड ये है कि अगर आपकी ये एक्सपेंडिचर्स होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पसेस ऑफ बिजनेसेस है, फिर तो ये एज ए डिडक्शन अलाउड होंगे। लेकिन अगर ये पर्पसेस ऑफ बिजनेसेस के लिए नहीं है, लेट्स सपोज आपके पर्सनल नेचर की है, तो फिर ये एज ए डिडक्शन अलाउड नहीं होंगे। तो क्या मतलब हुआ कि अगर कॉस्ट ऑफ सेल सारी की सारी बिजनेस से रिलेटेड है, फिर तो कॉस्ट ऑफ सेल के तौर पे एज ए डिडक्शन अलाउड होगी।
लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर अगर कुछ एक्सपेंडिचर्स ऐसे हैं जो कि किसी के पर्सनल नेचर के हैं, या कोई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कोई ऐसे हैं जो कि पर्सनल नेचर के बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कुछ ऐसे हैं जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो चाहे आपने P&L में 172.773 लिखा हुआ है वो कंसिडर नहीं होगा। इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल में से सिर्फ वो एक्सपेंडिचर एज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर अलाउड होगा जो कि बिजनेस के पर्पसेस के लिए है। अगर वो किसी के पर्सनल एक्सपेंडिचर्स हैं तो वो अलाउड नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि अगर एक कंपनी है उसके डायरेक्टर्स ने कोई एक्सपेंडिचर किया बिजनेस से रिलेटेड, इन्वेंट्री परचेज की बिजनेस से रिलेटेड, फिर तो वो एज एन एक्सपेंडिचर अलाउड होगी। लेकिन अगर उस कंपनी से उसने अपने घर के लिए ग्रोसरीज परचेज कर ली, अपने बच्चों की ट्यूशन फी पे कर ली, या अपनी फैमिली के ट्रिप के लिए पेमेंट कर दी, तो वो चूंकि उसके पर्सनल एक्सपेंडिचर्स होंगे तो वो एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होंगे। तो इट मीन्स कि टैक्स पर्पसेस के लिए आपकी कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एक्सपेंसेस सिर्फ वो ट्रीट होंगे आपके जो कि बिजनेस के पर्पसेस के लिए, आपके पर्सनल एक्सपेंडिचर हैं तो वो अलाउड नहीं होंगे। एक्सक्यूज सर। जी बेटा। सर तो आपने जो पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाई थी सर, उसमें भी कॉस्ट ऑफ सेल और सॉरी जितने भी एक्सपेंसेस माइनस हो रहे हैं वो भी तो सिर्फ बिजनेस वाले ही है ना, मतलब वो क्योंकि एंग्लो एक कंपनी है और ऑब्वियसली वो कॉस्ट ऑफ सेल्स तो वो ही माइनस करेंगे जो उनको कॉस्ट आ रही है सेल्स पे। देखिए ऑन द फेस ऑफ इट ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे, देखिए टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के ऑडिट ओपन करता है। जब उनका ऑडिट होता है, फॉर एग्जांपल किसी भी कंपनी का ऑडिट हुआ, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, किसी भी कंपनी का ऑडिट हुआ और पता चला जी ये 172 बिलियन की जो कॉस्ट ऑफ सेल है इसमें से 2 बिलियन जो है ये किसी के पर्सनल नेचर के एक्सपेंसेस है, तो टैक्स लॉ उन एक्सपेंसेस के वॉचेस मांगेगा, वो देखेगा किस नेचर के हैं और वो कहाँ गए, क्या वो फैक्ट्री में यूटिलाइज हुए या नहीं हुए। फॉर एग्जाम्पल एक सीमेंट कंपनी है, सीमेंट कंपनी सीमेंट बनाती है और अपनी इन्वेंट्री जो है उसको सेल आउट करती है। अगर उसने उस इन्वेंट्री को सेल आउट किया फिर तो वो जो कुछ भी उसका मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ सेल भी आएगी। लेकिन अगर वो सीमेंट के बैग्स डायरेक्टर्स या चेयरमैन की अपनी कोठी के ऊपर लग गए तो वो चूंकि पर्सनल नेचर के है तो वो वाले एक्सपेंडिचर्स आपके डिसअलाउ हो जाएंगे। तो इट मीन्स कि ऑब्वियस होना तो ये चाहिए कि इधर P&L में जो भी एक्सपेंडिचर हो वो बिजनेस एक्सपेंडिचर के तौर पे आए, लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा हो सकता है और होता है कि वो पर्सनल नेचर के एक्सपेंडिचर भी बिजनेस के एक्सपेंडिचर के तौर पे ट्रीट करके उनको पे ऑफ कर रहे होते हैं। तो टैक्स लॉ क्या कहता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ वो चीजें एज ए डिडक्शन अलाउड होगी जो कि बिजनेस से रिलेटेड है। अगर ऐसे एक्सपेंडिचर है जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल किसी एम्प्लॉय के बच्चे की जो फी है वो पे कर दी, तो वो डेफिनेटली बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है। जब वो बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है तो वो आपको अलाउड नहीं होगा। ठीक है जी। तो ये इस पे रूल क्या है, रूल ये है कि आपको सिर्फ वो एक्सपेंसेस अलाउ करता है टैक्स लॉ जो कि बिजनेस के पर्पसेस के लिए। अगर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है जो कि बिजनेस के पर्पसेस के लिए नहीं है तो वो अलाउड नहीं होगा। तो इसके लिए ये जो कैच वर्ड है ये मैंने रेड में अपनी स्लाइड में शेयर किया हुआ है। इट सेज a deduction shall be allowed for any expenditure incurred by the person in the year wholly and exclusively for the purposes of the business। अगर वो एक्सपेंडिचर बिजनेस से रिलेटेड है तो वो अलाउड होगा, अगर वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो वो अलाउड नहीं होगा। तो ये तो था जनरल। अब आ जाती है हम, अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसने कोई एनिमल्स परचेज किए हुए, ये सब सेक्शन 1A कहता है कि जी अगर आपका जो ऐसे आइटम है जो कि स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, आपने एनिमल्स परचेज और सेल के लिए नहीं रखे हुए, बल्कि आपका एक डेयरी फार्म है और आपने वहां पे काउज और बुफेलोज पाली हुई है, और उससे रिलेटेड क्या ट्रीटमेंट होगा। तो दैट सेज कि subject to this ordinance where animals which have been used for the purposes of the business or profession otherwise than as a stock in trade। तो अगर आपका इसका मतलब है स्टॉक इन ट्रेड नहीं है तो वो आपका फिक्स एसेट है। तो अगर आप उनको मिल्किंग के लिए यूज कर रही है, फॉर एग्जांपल एग्रो ही की एग्जांपल ले लें कि एग्रो का अगर कोई डेयरी फार्म है और एग्रो ने क्या किया हुआ है कि काउज और बफेलोज रखी हुई है और उनको मिल्क करके उनका दूध वो बेचते हैं, पैक करके बेचते हैं। तो अगर उनकी कोई एनिमल जो है दैट हैज डाइड और इट हैज बिकम परमानेंटली यूजलेस फॉर सच पर्पसेस, तो उसमें क्या होगा, तो इसका मतलब ये है कि उसका एक फिक्स एसेट जो है वो खत्म हो गया। तो अगर उससे या खत्म हो गया या डैमेज हो गया या यूजलेस हो गया या इसकी डेथ हो गई,
तो उसकी जो परचेज प्राइस होगी और उसकी सेल प्राइस होगी, सेज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल कॉस्ट मतलब परचेज प्राइस टू द टैक्स पेयर ऑफ द एरिबल्स एट द अबाउट इफ एनी रियलाइज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द कैरकैसेस और एरिबल्स। तो उसकी डेड बॉडी से अगर कुछ रिकवर हो जाता है या एनिमल्स अगर बीमार हो गए उसको बेच के कुछ रिकवर हो जाता है तो टोटल कॉस्ट में से वो माइनस हो जाएगी और रिमेनिंग जो भी अमाउंट होगी वो आपको एज एन एक्सपेंडिचर अलाउड हो जाएगी। सर ये आखिरी वाली बात रिपीट करिए। जी मैं रिपीट करता हूँ कि अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं ऐसा जो कि एग्रेरियन है, जो कि एनिमल्स का है और आपके वो एनिमल्स डेफिनेटली आप उससे अगर आपका एक बिजनेस है, आपने डेयरी फार्म बनाया हुआ है और उसमें बहुत सारी काउज और बफेलोज या गोट्स रखी हुई है और उनका दूध आप बेचते हैं, तो आपकी इन्वेंट्री क्या है? मिल्क है। आपके एनिमल्स आपकी इन्वेंट्री नहीं है क्योंकि वो आपके फिक्स एसेट्स हैं। तो अगर आपको ने उनको स्टॉक एंड ट्रेड के तौर पे नहीं किया हुआ, आपका बिजनेस मॉडल ये भी हो सकता है कि आप एनिमल्स परचेज और सेल आउट करें, तो उस सूरत में वो आपके स्टॉक एंड ट्रेड होगा। तो उसकी बात नहीं हो रही, आपकी उसकी बात हो रही है कि जब आपने एनिमल्स रखे हुए और उनको मिल्क करके उनका दूध आप पैक करके बेच रहे हैं, तो वो जो एनिमल्स हो गए, लेट सपोज उनकी डेथ हो गई या वो परमानेंटली यूजलेस हो गए, तो उस सूरत में क्या होगा कि आपकी जो कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एनिमल्स यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, उस कॉस्ट में से आप माइनस कर देंगे। अगर एनिमल्स को डिस्पोज ऑफ करके आपको कुछ बचता है तो वो वाली जो चीज होगी वो आपको एज एन एक्सपेंडिचर अलाउड होगा। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूँ, वो आपको क्लियर हो जाएगा। जी पढ़े जरा। मिस्टर अजमल परचेज्ड। सर मैं पढ़ दूं? जी बेटा। Mr. Ajmal purchased a cow for rupees 50,000 for the purpose of selling fresh milk. After 6 months, the cow fell ill and was useless for the purpose of business. He sold the cow for rupees 31,000. What is the amount of allowable deduction in respect of this transaction? ओके सो ये बताइए ये काऊ कितने की परचेज हुई? 50,000. 50,000। और वो बीमार होने की वजह से बेचनी कितने की पड़ गई? 31,000. 31। तो इसका मतलब है 50 की परचेज हुई, 31 की सेल आउट हो गई, तो इट मीन्स कि आपको 19,000 रुपए का नुकसान हुआ। 50 की परचेज की थी, 31 की बेचनी पड़ गई, तो 19,000 रुपए का नुकसान हो गया। लॉ कहते हैं जी ये जो आपका नुकसान है 19,000 रुपए का, ये आपको एज ए डिडक्शन अलाउ होगा, ये आपको P&L में प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंडिचर शो कर सकती है, राइट? अच्छा ये तो बात हुई आपके बिजनेस एक्सपेंसेस की। लेट्स सपोज आपने प्लांट एंड मशीनरी परचेज की, तो क्या प्लांट एंड मशीनरी को आप एज एन एक्सपेंडिचर ले सकते हैं? प्लांट एंड मशीनरी की क्या नेचर है? क्या वो आपका एक्सपेंडिचर होता है या आपका फिक्स एसेट होता है? Sir, fixed asset. यस वो फिक्स एसेट होता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपका कोई फिक्स एसेट है तो फिक्स एसेट एज इट इज एक्सपेंडिचर के तौर पे अलाउ नहीं होगा, बल्कि फिक्स एसेट के केस में क्या होगा कि आप उसकी डेप्रिसिएशन को एज एन एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। Excuse me, sir. जी सर जब आप ये डेयरी वाली एग्जांपल लाइक वो सब सेक्शन बताए थे तो उसमें भी आपने कोई फिक्स्ड एसेट की बात की थी कि अगर वो स्टॉक एंड ट्रेड नहीं है, वो वाली बात रिपीट कर दें। जी वो मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए, यहाँ आपका फिक्स एसेट क्या है? यहाँ आपका फिक्स एसेट एक काऊ है। तो काऊ को बेचने के ऊपर आपको एक लॉस हुआ, तो वो लॉस आपको एज ए डिडक्शन अलाउ हो गया, ठीक है? ये वाला लॉस, हालांकि ये आपका फिक्स एसेट था, ये डेप्रिसिएट होके अल्टीमेटली इसकी जो अमोर्टाइजेशन है या इसकी जो भी वैल्यू रिड्यूस हो रही होगी एनुअल बेसिस के ऊपर, वो आपको एज ए डिडक्शन अलाउड होनी चाहिए। लेकिन ये बीमार हो गया एनिमल और इसकी बीमारी के ऊपर आपको एक लॉस हो गया, तो लॉ ने ये प्रोवाइड किया क्योंकि ये आपका एक लॉस है, तो लॉस को भी आप P&L के अंदर एज अदर लॉसेस, इनको कहते हैं एबनॉर्मल लॉसेस, तो एबनॉर्मल लॉसेस को भी P&L में एडजस्ट किया जा सकता है, एज ए डिडक्शन अलाउ किया जा सकता है। ये इसी तरह ही है कि आप का प्लांट एंड मशीनरी है, उसको आग लग जाए, खुदा न खास्ता आग लग गई, आपने उसको इंश्योर नहीं किया, वो पूरी की पूरी प्लांट एंड मशीनरी जल गई, यूजलेस हो गई, तो वो क्या होगा कि उस मशीनरी का अगर कुछ लोहा आप सेल आउट कर देंगे तो वो उसमें से माइनस हो जाएगा। बकाया जितना भी आपका लॉस है वो बिजनेस के केस में वो आपका लॉस एज ए डिडक्शन अलाउ हो जाएगा, वो आपका एबनॉर्मल लॉसेस के अंदर P&L के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपकी कार थी, लेट्स सपोज टोयोटा करोला कार है और वो चोरी हो गई,
तो वो चोरी होने के बाद आपको मिली नहीं, 3-4 महीने वेट किया नहीं मिली, तो वो आपको एज एन एक्सपेंडिचर, एज ए लॉस, एबनॉर्मल लॉस जो है वो आपको पीएनएल के अंदर चार्ज हो जाएगा, वो आपको मिल जाएगी डिडक्शन। ठीक है, तो फिक्स एसेट के ऊपर अगर लॉस हो जाए, डैमेज हो जाए, फायर लग जाए, डेथ हो जाए, कुछ भी किसी किस्म का कोई डैमेज हो जाए या इवेपोरेट हो जाए या वेस्ट हो जाए, तो आपको एज एन एक्सपेंडिचर अलाउड हो जाता होता है। सर तो फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के केस में भी यही है ना कि अगर लॉस प्रॉपर्टी होगा प्लांट तो? एंड इक्विपमेंट के केस में अगर वो उसको आग लग जाए, डैमेज हो जाए, चोरी हो जाए, उसको किसी किस्म का वो यूजलेस हो जाए, तो उसके केस में वो पूरी का पूरा लॉस आपको एज एन एक्सपेंडिचर अलाउ हो जाएगा। लेकिन अब हम वो केस कर रहे हैं कि जहां पे वो फिक्स एसेट रनिंग कंडीशन में है, वो वर्किंग है, तो क्या वो वर्किंग कंडीशन में आपको एज एन एक्सपेंडिचर अलाउड होगा? सर अगर वर्किंग कंडीशन में लॉस आ जाए, नहीं, वर्किंग कंडीशन में अगर तो लॉस हो गया तो फिर तो ठीक है ना, वो तो आपके पीएनएल को चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर वो लॉस नहीं है, बल्कि वो फंक्शनल प्लांट एंड मशीनरी आप उसको डे टू डे बिजनेसेस में यूज कर रहे हैं, तो लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, आपने 5 लाख का प्लांट एंड मशीनरी ली, एक छोटी सी मशीन ली 5 लाख रुपए की, तो उसको आप कहाँ रिफ्लेक्ट करेंगे प्लांट एंड मशीनरी को? सर आप रिपीट कर देंगे? अगर आपने 5 लाख रुपए की एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है, तो उसको आप बैलेंस शीट में लिखेंगे या प्रॉफिट लॉस में लिखेंगे? सर बैलेंस शीट में। यस, उस फिक्स एसेट को आप बैलेंस शीट में लिखेंगे और प्रॉफिट लॉस में क्या लेके जाएंगे? सर उसकी लाइक एक्सपेंस जो उसको खरीदने में आया, उसका एक्सपेंस क्या होगा? उसकी डेप्रिसिएशन। देखिए आपने 5 लाख क्या प्लांट एंड मशीनरी लिया, उसको यूटिलाइज किया, तो वो डेप्रिसिएट होगा या नहीं होगा? सर होगा ओवर द तो लाइफ। उस प्लांट एंड मशीनरी के लिए रूल ये है कि प्लांट एंड मशीनरी को आप अगर वो फंक्शनल कंडीशन में है, रनिंग कंडीशन में है, तो उसको आप एज एन एक्सपेंडिचर नहीं लेंगे, बल्कि आप उसकी डेप्रिसिएशन को एक्सपेंडिचर के तौर पे लेंगे। ठीक है, तो फिक्स एसेट्स के केस में क्या है कि आप उसको डेप्रिसिएशन, उसकी डेप्रिसिएशन लेंगे। तो अब आप डेप्रिसिएशन की क्लॉज पढ़ते हैं। So what does it say? अभी यहां से पढ़े, subject to this ordinance where the expenditure referred to in subsection 1 is incurred in acquiring a depreciable asset. आप अगर एक ऐसा एसेट एक्वायर करते हैं जो कि डेप्रिसिएट होता है, या एक ऐसा इंटेंजिबल एसेट लेते हैं जैसे ट्रेडमार्क है या कॉपीराइट है, जो कि जिसको अमोर्टाइज करते हैं और उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, तो फिर उसको क्या करेंगे? यू विल डेप्रिशिएट इट। लॉ फिर क्या कहता है कि फिक्स एसेट्स को डेप्रिसिएट करेंगे, टेंजिबल एसेट को डेप्रिसिएट करेंगे और इनटेंजिबल एसेट को अमोर्टाइज करेंगे। ठीक है, तो वो इसका मतलब है फिक्स एसेट एज एन एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होता, बल्कि फिक्स एसेट की आपको डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन अलाउड होती है। तो फिक्स एसेट के लिए क्या रूल है जी, कोई बताएगा? सर आपने कहा जो कोई फिक्स्ड एसेट हम परचेज करते हैं और उसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है और वो डेप्रिशिएबल एसेट है, तो उस फिक्स्ड एसेट को हम डेप्रिशिएट मतलब वो उसकी डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन अलाउ होगी, लेकिन मतलब उस एज एन एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। यस, फिक्स एसेट्स को लेट्स सपोज 5 करोड़ रुपए का फिक्स एसेट आपने परचेज किया और उस फिक्स एसेट को आप पीएनएल में स्ट्रेट अवे नहीं शो कर सकते, बल्कि उसकी डेप्रिसिएशन आप उधर शो करेंगे। ठीक है, तो आपको डेप्रिसिएशन अलाउड होती है फिक्स एसेट्स की। अगर वो टेंजिबल है, वो विजिबल है, आप उसको देख सकते हैं फिक्स एसेट को, तो उसको टेंजिबल फिक्स एसेट कहेंगे और उस पर डेप्रिसिएशन लेंगे। अगर वो आपका एसेट टेंजिबल नहीं है बल्कि इनटेंजिबल है, इनविजिबल है, लेकिन एग्जिस्ट करता है, जैसे ट्रेडमार्क है, जैसे कॉपीराइट है, या आपका साइंटिफिक फार्मूला है, या कोई और इस तरह के इंटेंजिबल एसेट्स है, या आपका पेटेंट है, तो वो इंटेंजिबल के ऊपर अमोर्टाइजेशन होती है। तो इसका मतलब है आपके फिक्स एसेट्स हैं, चाहे टेंजिबल या इंटेंजिबल, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन अलाउड होती है, लेकिन उसको एज एन एक्सपेंडिचर स्ट्रेट अवे आप नहीं लेते। ठीक है, अच्छा आगे एक और चीज आ रही है, आप डेप्रिसिएशन अपने रेट्स के हिसाब से लेते हैं, 5%, 15%, 20%, लेकिन टैक्स लॉ आपकी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को डिसअलाउ करता है। वो कहता है नहीं, आपकी जो भी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है वो आप नहीं लेंगे, अब आपको एज एन एक्सपेंडिचर क्या चीज अलाउ करेंगे, जो कि इन अकॉर्डेंस विद सेक्शंस 22, 23, 24 और 25 होगी। तो इसका मतलब है टैक्स लॉ के अपने टैक्स डेप्रिसिएशन के रेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका प्लांट एंड मशीनरी है
और प्लांट एंड मशीनरी की आपने डिप्रिसिएशन 10% चार्ज की हुई है, और टैक्स लॉ के मुताबिक वो डेप्रिसिएशन है 15%। सो जो आपकी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है वो डिसअलाउ हो जाएगी, वो एज एन एक्सपेंडिचर ट्रीट नहीं होगा, बल्कि जो टैक्स लॉ के मुताबिक रेट है आपने उनको लेना है। तो फिक्स एसेट से रिलेटेड क्या दो चीजें हमने पढ़ी कि जी फिक्स एसेट से रिलेटेड क्या करते हैं आपके, फिक्स एसेट से रिलेटेड आपको डेप्रिसिएशन अलाउड होती है, आपको परचेज वाला एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होता, और डेप्रिसिएशन भी आपको अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन नहीं बल्कि आपको टैक्स डेप्रिसिएशन अलाउड होती है। तो जब टैक्स डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंडिचर होता है तो इसका मतलब है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन डिसअलाउ होनी चाहिए, क्योंकि दोनों डेप्रिसिएशन एट ए टाइम तो नहीं मिल सकती। तो टैक्स डेप्रिसिएशन जब अलाउड होती है तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन डिसअलाउड होती है। तो डिसअलाउ जो भी चीज होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, इनकम के अंदर एड अप हो जाती है। तो इसका मतलब है कि अगर आपका 1 लाख रुपए का लेट सपोज फिक्स एसेट था और उस 1 लाख रुपए का फिक्स एसेट के ऊपर आपने अकाउंटिंग के अंदर 10% डेप्रिसिएशन ली हुई थी, तो वो 10% डेप्रिसिएशन का मतलब है 10,000 रुपए। तो वो 10,000 रुपए अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन आ गई, और 15% अगर टैक्स की डेप्रिसिएशन है तो 15% जो होगी वो 15,000 रुपए होगी, वो आपका टैक्स डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो P&L के अंदर अगर लेट सपोज आपके प्रॉफिट लॉस के अंदर 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, 2 करोड़ का प्रॉफिट प्लस कर देंगे अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो कि डिसअलाउ हो गई, और माइनस कर देंगे टैक्स डेप्रिसिएशन जो कि आपको अलाउड हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आपकी डेप्रिसिएशन के केस में क्या है कि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन डिसअलाउ हो जाती है और टैक्स डेप्रिसिएशन आपको अलाउ हो जाती है एज एन एक्सपेंडिचर। सर जी सर, ये वो डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी वाली बात है? नहीं, वो डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ये क्या है कि जी आपका देखिए, आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो डेप्रिसिएशन के अपने रेट्स लिखे हुए हैं, तो टैक्स लॉ उन रेट्स को नहीं लेता। टैक्स लॉ कहता है जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर टैक्स के रेट्स लिखे हुए हैं वो आपको अलाउड होंगे, बाकी आपको अलाउड नहीं होंगे। ठीक है सर। ये देखिए आपको स्क्रीन पे थर्ड स्केड्यूल लिखा हुआ नजर आ रहा है? जी सर। जी, ये क्या कहता है, सी सेक्शन 22। तो सेक्शन 22 क्या कहता है कि डेप्रिसिएशन रेट स्पेसिफाइड फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 22 शैल बी, बिल्डिंग के केस में क्या डेप्रिसिएशन का रेट है 10%, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, प्लांट एंड मशीनरी एटसेट्रा, मोटर व्हीकल्स के लिए क्या है 15%, कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए 30%। अगर लेट सपोज आपने बिल्डिंग के ऊपर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 20% ली हुई है, 20%, तो आपको वो 20% अलाउड नहीं होगी, आपको बल्कि टैक्स लॉ ने जो टैक्स डेप्रिसिएशन लिखी हुई है वो अलाउड होगी। फर्नीचर के ऊपर लेट सपोज आपने 10% डेप्रिसिएशन ली हुई है, तो आपको लॉ कहता है नहीं जी 10% आपको नहीं होगी, 15% होगी। कंप्यूटर के ऊपर लेट सपोज आपने 20% डेप्रिसिएशन लिखी हुई है अकाउंटिंग की, तो आपको वो अलाउ नहीं होगी, आपको कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर क्या होगा 30%। तो जो अकाउंटिंग के रेट्स होंगे, अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन होगी वो डिसअलाउ हो जाएगी, और जो टैक्स की डेप्रिसिएशन होगी वो आपको अलाउ हो जाएगी। एक्सीलेंट सर। जी सर इस तरह तो फिर जो कंपनीज अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, फिर उनको तो दो बार नहीं मतलब करना पड़ता होगा? टैक्स लॉ डिफरेंट कहता है और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन के रेट्स डिफरेंट है। जी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है कि आप एक दफा P&L बनाते हैं अपना जो अकाउंटिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, और फिर उस अकाउंटिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं। ऐसी बहुत सारी एडजस्टमेंट्स हम पढ़ेंगे, उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं, और एडजस्टमेंट्स करने के बाद आप अकाउंटिंग प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट में कुछ चीजें प्लस करते हैं, कुछ माइनस करते हैं, और अल्टीमेटली आप टैक्सेबल प्रॉफिट के अंदर अराइव एट हो जाते हैं। तो इसका मतलब है आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट कभी भी उसके ऊपर डायरेक्टली स्ट्रेट अवे टैक्स रेट नहीं अप्लाई होगा, बल्कि उसके अंदर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स होगी, कुछ डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट्स होगी, कुछ और एडजस्टमेंट्स होगी जो कि हम पढ़ेंगे।